हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में 12 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें हमारा सेट नंबर 9 होगा आज के मैथ्स के सेशन का। ठीक है। 2024 का जो जीडी का पेपर है वो फरवरी मार्च में होने वाला है, 20 फरवरी से आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है, और हमको भी मालूम है प्रीवियस सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया है और मैंने फिलहाल मैं पोस्टेड हूँ दिल्ली के अंदर। मैं अभी सीजीए अकाउंटेंट हूँ। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा। तो मेरी पोस्टिंग कृषि भवन दिल्ली के अंदर है। तो प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है। ठीक है। अगर एक शिफ्ट के अंदर 3 4 5 सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बेशक आपको ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधे आते हैं मैथ्स के सेक्शन की तरफ। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। पहला सवाल बोलता है कि एक ट्रेन सीधे जो रेल पथ पे 129 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार भी है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। दोनों का जो ट्रैक है वो समानांतर है, बिल्कुल ठीक है। यदि ट्रेन जो इतने मीटर लंबी है और वे एक दिशा में चल रही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो कार को पूरी तरह पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये निकटतम आपको निकालना है सेकंड के अंदर। अच्छा सवाल है। अब ये भी कह रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दे। बिल्कुल। तो अगर आपको इस तरह के सेशन में टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको कार की लंबाई पे ध्यान नहीं देना है, मतलब हमको सिर्फ ट्रेन की लंबाई देखनी पड़ेगी, ट्रेन का लेंथ देखना पड़ेगा, और वही हमारा डिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। और चूंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड कितना हो जाएगा, उन दोनों के स्पीड का डिफरेंस, मैं कह सकता हूँ ना, यानी कि रिलेटिव स्पीड कह सकता हूँ। ट्रेन की लेंथ है कितनी, तो आप बोलेंगे 943 मीटर। ठीक है। नीचे आइए, 129 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम लोग 69 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे निकालना है सेकंड में आंसर। तो मैं कह सकता हूँ कि 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी सेकंड चला जाएगा ऊपर। बोलिए ना। अब ये मीटर मीटर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ये कट रहा है आपका 6 × 3, और ये कट रहा है 6 से 1, और 6 से नहीं कट रहा है, सॉरी। ये बन जाएगा 23 × 3 = 69। ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 3 से कट जाएगा हमारा 6 बार में। ठीक है, यहाँ तक मैंने ठीक किया। अच्छा, ऊपर में अगर काट के देखूंगा तो ये कटता हुआ दिख रहा है आपको, बिल्कुल। देखिए 23 से कट जाएगा 23 × 4 = 92, और फिर 2 3 यानी कि 1 टाइम कट जाएगा। आप अगर देखेंगे तो ये बनेगा 41/5 रहेगा, और 6 चला जाएगा ऊपर। बोल सकते हैं इतना सेकंड लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 206, क्या नहीं, 246/5, यानी कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 और 6 यानी कि 46, 5 9 45.1, इतना सेकंड लगेगा आपका। तो आपसे कह रहा है कि नियरेस्ट पूर्णांक पर आपको आंसर निकालना है, मतलब 1 को रिमूव कर दो, क्योंकि अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो हम पहले वाले में जोड़ देते, लेकिन ये 5 से कम है ना, यानी कि 49 सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो पहला सवाल जो है बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 क्या बोलता है कि 50,000 रुपए की राशि पर 6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि अर्धवार्षिक रूप से है, मतलब कंपाउंडिंग क्या है, आप बोलेंगे हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में रेट को हम लोग हाफ कर देते हैं। रेट अगर एक्चुअल में 6% है तो अब रह जाएगा वो सिर्फ 3%। और अगर वर्ष 2 बरस है, मतलब मैं कह सकता हूँ जो एक्चुअल नंबर ऑफ रिपीटेड टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। एन की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि 6 माही में अगर एक बार काउंट करते हैं तो 6 माह, 6 माह, 6 माह और 6 माह, यानी कि 2 वर्ष में कितना बार आएगा, 4 बार। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव आपको हो जाता है। इसका रेशियो तरीका भी होता है, और सिंपल तरीका भी आपके पास है। या तो आप 3-3% को 4 बार लिख लो और उसको वैल्यू को निकालते रहो, कर सकते हैं ना, उस वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है। या फिर इन 3 को 2 बार इकट्ठा कर लो। तो मैं कह सकता हूँ 3 और 3 की वैल्यू होती है 6, और 3 का 3% यानी कि 0.09। मतलब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं
तो आप देख सकते हैं 6.09%। और फिर से इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो बन जाएगा 6.09%। बोलिए ना। अब इसको लेके भी हम काम चला सकते हैं। आप बताओ 50,000 रुपया का 6.09% कितना होगा? बताओ। 50,000 गुणा 6.09 और परसेंट का मतलब हो जाएगा 100। इस जीरो को डेसिमल को हटा के फिर से 100 लगा सकते हैं। अब बताओ कि 4 जीरो से हम 4 जीरो काट दे क्या? काट देते हैं। 5 से कर लो मल्टीप्लाई, तो आप बोलेंगे 6 पचे 30 और 9 पचे 45 यानी कि 3,045 रुपया बन जाएगा। और फिर वही वैल्यू यहाँ भी आने वाला है 3,045 रुपया। लेकिन अब चूंकि ये कंपाउंडिंग है तो मैं कह सकता हूँ कि इसका भी ब्याज का ब्याज लगेगा। बोलिए ना। तो 3,045 रुपया का आपको फिर से निकालना पड़ेगा। क्या? तो 6.09%। बोलिए ना। तो हम एक काम करते हैं, इस जीरो को थोड़ा सा भूल जाते हैं थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि फिर गुना भाग बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका हम लोग निकाल रहे हैं 6%। तो 1% कितना हो जाएगा? 30.45 इंटू अगर आप 6 करेंगे तो ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 30.5 है ना, तो 30 छक 180 और 3 और यानी कि 183 के आसपास। अब ये 0.09% कितना हो जाएगा? अब चूंकि 1% 30.45 है, तो 0.01% 3.45 04, तो लगभग जो है इसके वैल्यू 3 के आसपास आने वाली है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 185 प्लस मान लो इसको, 185 प्लस इसको मान लो, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगा। यानी कि यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो। ये गुना भाग मत देखो, ये ऐसा ही बनेगा सवाल। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और ये तरीका भी बेस्ट है आपके लिए। मुझे ये अच्छा लगता है, गुना भाग करने में मुझे मजा आता है। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है बताइए? तो 3,045 और 3,045 यानी कि 6,090 हो गया, और 185 रुपया और। तो अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 6275 रुपया के आसपास। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बढ़िया सवाल है। ठीक है। ये सवाल सीजीएल में भी आ सकता है, इतना अच्छा सवाल है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आपको ब्याज निकालना था निकटतम पूर्णांक में। निकटतम पूर्णांक आपको लगभग निकालना है, मैं कह सकता हूँ। एक तरीका तो ये होता है फर्स्ट मेथड। ये मेरे लिए फर्स्ट मेथड है, आपके लिए कुछ और हो सकता है फर्स्ट मेथड। आप कुछ और भी तरीके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप पहले भी पढ़े होंगे हमेशा, कि जब भी 4 बार हमें ब्याज काउंट करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हम लोग रेशियो अप्लाई करते हैं, जिसको बोलते हैं 4:6:4:1। होता है कि नहीं होता बताइए? 4:6:4:1 होता है कि नहीं? वो हम लोग कैसे करते हैं मैं फिर से करके दिखा दूं, स्पेस नहीं बचेगा, मैं पूरा इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है। मैं इसको पूरा मिटाने वाला हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। ओके। तो सेकंड मेथड कैसे करेंगे हम लोग? सेकंड मेथड आप देखो, बढ़िया सवाल को थोड़ा टाइम दे सकते हैं आप। तो इस वाले केस में हम लोग रेट को कर रहे थे कितना? 3%। और टाइम किया हमने 4। यानी इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? तो आप बोलेंगे 4:6:4:1। तो मालूम है आपको? बिल्कुल ठीक। अगर मैं बोलूं कि पहले आप क्या करो, 50,000 रुपया का 3% निकालो, तो 50,000 इंटू 3%, तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 1,500 रुपया। ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, जो 1,500 रुपया आया है, फिर से इसका 3% निकालो। ब्याज का ब्याज आपको निकालने की बात हो रही है ना, 2 जीरो काटेंगे, बिल हो जाएगा 45। ये जो 45 आ गया, इसका फिर से निकालो आप 3%। निकालो निकालो। तो 135 को डिवाइड करेंगे 100 से, यानी कि 1.35 आ गया। आ गया ना? अभी 1.35 जो आया है, इसको फिर से आप 3% निकालो, यानी कितना आ जाएगा बताइए? 135 गुना 3 यानी कि 405 के आसपास, यानी 4.05। 4.05 और 2 जीरो और कम कर देंगे, यानी कि 0.0405। आई थिंक आई एम राइट। तो ये हमने 4 बार निकाला, क्योंकि हमको रेशियो 4 बार चाहिए होगा। अब ये 4641 का मतलब होता है कि पहले वाले में आप 4 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ वाले में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई? 6,000। ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 180, नहीं 9 27, सॉरी 270। ये बन जाएगा आपका 1.35 इंटू 4 यानी कि 2.7 इंटू 2 यानी कि 5.4। सही है ना? 5.4 सही किया हमने। ये देखो आप, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि लगभग ये तो उतना ही वैल्यू है, 0.0405। तो इसको आप नेग्लिजिबल मान के भी चलें इसको अगर आप, तो बाकी तीन को आप जोड़ो ना जी। 6,000
270 और 5.4 यानी कि 6275 के आसपास थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आने वाला है। अब इसके आसपास जो वैल्यू है आपने क्या देखा है कि निकटतम पूर्णांक में निकालना है, थोड़ा वैल्यू ज़्यादा कम करके आपका आंसर कितना आ गया 6275। तो बाकी आपको जो मेथड बढ़िया लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी 4 बार हम लोग करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है 4:6:4:1। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। हमने सवाल बहुत अधिक टाइम दिया है तो सीखना बहुत जरूरी है। बढ़िया सवाल था, टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है 12 में 15 पेंसिल खरीदता है, मतलब अगर मैं सीपी की बात करूं तो 12 रुपए के अंदर 15 पेंसिल खरीदा, ठीक है। तो अगर एसपी की बात करूं 15 रुपए के अंदर 12 ही सेल किया, बहुत बढ़िया। तो लाभ या हानि निकालो। आज रेशो निकाल लेते हैं। इधर 4, इधर 5, फिर से 4, फिर से 5, मल्टीप्लाई करो। 16 की वस्तु को बेचा 25 में, कितने का प्रॉफिट बताओ? 9 का प्रॉफिट आउट ऑफ 16 इंटू 100%। बोलिए बोलिए। अगर मैं काटूं इसको तो 4 से 4 बार में बन जाएगा 25, यानी कि बन जाएगा 225 बटा 4। इसी को तो हम लोग कहते हैं 56.25%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आपको मालूम है कि 16 की वस्तु को 25 में सेल किया, यानी कि ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट है। क्योंकि एक ऑप्शन आपने देखा होगा यहाँ पे प्रॉफिट का, सॉरी हानि का भी आंसर दे रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। यदि एक वस्तु, नहीं नहीं नहीं, यदि आपको दे रखा है समानुपात वाला वैल्यू प्रोपोर्शन का, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? नजदीक को नजदीक से गुना, दूर को दूर से गुना। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। काट लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45। आसान सवाल से मुलाकात हो गई आपकी। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। 15 मजदूर हैं जिसमें 12,600 रुपये को बांट दिए जाते हैं। 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। यदि प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का तिगुना प्राप्त करती है, मतलब अगर मैं बोलूँ फीमेल के बारे में, तो ये बॉयज से 3 गुना प्राप्त करती है, कह सकते हैं मजदूरी। और प्रत्येक पुरुष जो है ना प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। मतलब अगर मैं मेल की बात कर दूं तो इस लड़के का 7 गुना, यानी कि तुम्हारा रेशियो है। अब सवाल ये कह रहा है भाई साहब कि जो पुरुष है ना वो कितने हैं? 7 हैं। जो महिला है वो कितने हैं भाई? 3 है। लड़के हैं वो कितने हैं? 5। मतलब इस 12,600 को अगर मुझे डिवाइड करना पड़े तो मैं कह सकता हूँ 7 सत्ते 49 और 3 तिरी के 9, यानी कि 58, और 5 कितना हो जाएगा 63 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। हमको निकालना है कि प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा है कितना बताओ? 3 ना। तो मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। आंसर आपका सामने है। 63 को काटेंगे 2 बार में, यानी कि 200 गुणा 3 यानी कि 600 रुपया एक महिला का कीमत है। ठीक है, जो मजदूरी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आ जाते हैं। किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई जो होती है भाई वो बोलते हैं √3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 6√3। तो आप बताओ √3 खत्म, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम, यानी कि ए की क्यूब कहते हैं, मतलब 6 का क्यूब यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक आसान सवाल आपके सामने आ चुका है। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। मेहुल जो है ना 56 नहीं 5,60,000 रुपया में एक कार खरीदता है और फिर से कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करवाता है, पुनर्निर्मित करवाता है, अंततः इसे 6,40,000 में सेल करता है। तो काल के मूल्य में कितना वृद्धि है? जब भी परसेंटेज निकालना होता है भाई साहब तो हमको ये एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 जीरो को 4 जीरो से काट के हटा दूं, और भी काट सकते हैं। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, यानी मैं कह सकता हूँ कि 7 के वैल्यू को 8 में सेल किया, कितने का प्रॉफिट? तो आप बोलेंगे 1 का प्रॉफिट आउट ऑफ 7 इंटू इंटू 100%। बोलिए ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा प्रॉफिट बोलिए या परसेंट इंक्रीज बोलिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली से दैट, नो प्रॉब्लम। तो आप देखेंगे 100/7%, और यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़े, आते हैं। एक्स भूतल पर स्थित एक लिफ्ट में चढ़ता है। बहुत बढ़िया सवाल, लिफ्ट है ये। तो एक्स के बारे में कह रहा है कि भाई एक्स जो है ना भाई साहब ये भूतल से ऊपर चढ़ रहा है और 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। ओ माय गॉड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 30 मंजिल, मंजिल को मैं क्या बोलूँ, फ्लोर बोल देता हूँ, फ्लोर पर मिनट। 30 फ्लोर 1 मिनट में ऊपर जाता है, बिल्कुल ठीक। और उसी समय कह रहा है कि वायु जो है ना 85वीं मंजिल पे एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है, ठीक है। ये जो है अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर जा रहा है और ये भूतल का मतलब होता है ग्राउंड, और ग्राउंड का मतलब होता है कि जीरो, जीरो फ्लोर पे है ना, बिल्कुल ठीक है। अब वाई जो है ना किसी ऊपर किसी पोजीशन की बात कर रहा है जो 50वीं मंजिल पे है,
50वें नंबर के मंजिल पे है, तो ऑफकोर्स ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर से नीचे आएगा। और उसके बारे में कह रहा है कि ये 45 मंजिल पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 45 फ्लोर को कवर करता है ऊपर से नीचे आने में। बढ़िया सवाल है यार। तो आपसे कह रहा है किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे, किस मंजिल पर उनके मार्ग मिलेंगे। इस तरह का सवाल क्या करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, रिलेटिव स्पीड के वजह से सॉल्व कर पाएंगे। आप बताओ 0 फ्लोर और 50 मंजिल के बीच में कितने का फर्क है, तो आप बोलेंगे 50 मंजिल का। अच्छा, स्पीड का अंतर क्या हो जाएगा, अगर हम अंतर यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ 45 माइनस 30 की बात तब करते जब दोनों सेम दिशा में होता, लेकिन एक जा रहा है ऊपर और एक आ रहा है नीचे, मतलब दोनों को सम कर देंगे, यानी कि 75। बोलिए ना 75। और ये एक्चुअल में है क्या, तो ये है टाइम टू मीट, मतलब इन दोनों की मुलाकात जिस समय होगी, ये वो टाइम निकाल के आपको दे देगा। अब मुझे बताओ, ये 2/3 मिनट की बात कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2/3 मिनट के बाद इन दोनों की मुलाकात होगी। आप चाहो तो किसी से भी अप्लाई कर लो, जिससे आपको अच्छा लगे। अगर मैं ऊपर जाने की बात करूं, तो 30 फ्लोर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में अगर जा रहा है आपका 30 फ्लोर, 1 मिनट में जा रहा है अगर 30 फ्लोर, तो आपको निकालना है 2/3 मिनट में। तो निकालो जरा, 30 इंटू 2/3, 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 20 फ्लोर ऊपर जा चुका है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 20वां पे जाकर मुलाकात होगी। किसी को ऐसा डाउट हो सकता है कि सर नहीं, ऊपर ऊपर वाला चेक करके दिखाइए हमको, तो अगर इसको हम चेक कर लेते हैं, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, 50वीं मंजिल पे है ना, ये जो है 1 मिनट में 45 मंजिल नीचे उतरता है। तो आपसे कह रहा है कि 2/3 मिनट के बाद मुलाकात होगी, तो कितना नीचे आ पाएगा, 45 इंटू 2/3, यानी कि 3 से काटेंगे 15 बार में, यानी कि 30 फ्लोर नीचे आ चुका होगा। बोल सकते हैं ना, यानी सबसे ऊपर 50 पे था, 30 अगर नीचे आ गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 मंजिल पे जाके मुलाकात होगी। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो। इस शिफ्ट के अंदर तो 3-4 सवाल बढ़िया बढ़िया आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल फिर से आपके सामने आ चुका है। 20वीं मंजिल पे क्या होगा, इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा आप देख लीजिए। हालांकि हमने आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आपसे सवाल आता है कि आरव और दुर्गा मिलकर, आरव है और दुर्गा जो है मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिन तक काम किया, फिर आरव ने काम को छोड़ दिया। शेष काम दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया। तो आरव अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 33 दिनों के अंदर ए और डी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए फॉर आरव डी फॉर दुर्गा, तो 15 दिन तक उन्होंने साथ काम किया है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 15/33 काम हो चुका, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हारा काम डन हो गया, ये हो चुका। अभी भी रिमेनिंग काम है, जो कौन कर रहा है, आरव ने काम छोड़ के चला गया, इसके बाद जो है ना वो आरव चला गया है, अब नहीं आरव। अब शेष काम को दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में किया। शेष काम है कितने बचे हुए, तो आप बताओ। 33 में से 15 काम अगर हो गया, तो काम बचा हुआ है 18/33। और ये काम करती है कौन, तो आप बोलेंगे दुर्गा। और कितना वक्त लेती है 33 काम करने में, तो आप बोलेंगे 30 दिन लगाती है, 30 दिन लगाती है। बढ़िया, 30 दिन लगाती है। ये बढ़िया सवाल है भाई। ठीक है, मैं जरा काटता हूँ, 6×3 = 18 और 6×5 = 30, 3 से काटो 11 बार, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक पूरा काम करने में 55 दिन लगाएगा। ये किसका है, डी फॉर दुर्गा का है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल पूछता है कि आरव कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो यहां से फिर से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप देखो, ए प्लस डी मिलकर किसी काम को 33 दिन में करेंगे, डी मिलकर किसी काम को 55 दिन में करेंगे, तो अकेला ए कितने दिन में करेगा, आपसे पूछ रहा है। ये सवाल कितना बार आपने किया होगा ना भाई। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 11 कॉमन, 3×5 = 15 लगाएंगे 165, आई थिंक 165 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, तो 3×5 = 15, 3×5 = 15 और ये 3, यानी अगर डी की वैल्यू 3 है और दोनों का सम अगर 5 है, तो आर की वैल्यू 2 रही होगी, 2 रही होगी। यानी अगर टाइम निकालना पड़े हमको, टाइम निकालना पड़े आर के द्वारा, तो काम है 165, इसकी एफिशिएंसी से कर देंगे डिवाइड, यानी कि 165/2 डेज लगेंगे आर को उस काम को पूरा करने में। तो फिर से आपका एक बढ़िया सवाल आपके सामने आके खड़ा हो गया। ठीक है,
इस शिफ्ट के अंदर बढ़िया बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 10 पे आते हैं। 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े 16% के छूट पर उपलब्ध है, तो 2100 रुपया में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? ठीक है, यही सवाल है आपका, 1 दर्जन पतलून के जोड़े। ठीक है, अच्छा, आपसे बोला 5,000 रुपया अंकित मूल्य है, आपको 16% डिस्काउंट निकालना है, मतलब 84 से मल्टीप्लाई कर दो, 2020 खत्म हो जाएगा। 8 5 40 यानी कि 5 चौका 20 यानी कि 4200 रुपया। आपसे कह रहा है कि इस 4200 रुपया में 1 दर्जन पतलून के जोड़े, मतलब 1 दर्जन का मतलब होता है भाई 12। तो आपसे कह रहा है कि 2100 में कितना मिलेगा, तो 4200 का आधा कर दो तो 2100, तो 12 का आधा कर दो यानी कि 6 पतलून मिलेगा। बोलिए ना, आगे बढ़े। एक निश्चित धनराशि 3 तिमाही के बाद मिश्रधन जो है इतना रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वर्तमान धनराशि ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान सवाल है, आपने कितनी बार सॉल्व किया है। अगर तिमाही वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो हम रेट को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर एक्चुअल रेट 40% है तो अब बन जाएगा 10%। अच्छा, अगर ये 3 तिमाही की बात कर रहा है, मतलब एक्चुअल में टाइम कितना कह रहा है, 3। एक 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट काउंट होता है, तो 3 माही के मतलब हो गया 3 बार 3 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, 3 बरस। बरस बोलो या फिर 3 रिपीटेड टाइम पीरियड बोलो, वट एवर यू वॉन्ट। इसमें जो अमाउंट की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 33,310। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अब मुझे एक बात बताओ, 10% का 3 बार कंपाउंडिंग कराने पे जो इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है बताओ, 33.1%। ये आपने रट्टा लगा रखा है, यानी जो अमाउंट हो जाएगा 13310, ये एक्चुअल में 33.1% और प्लस 100%, ये एक्चुअल में 133.1% की वैल्यू आपको निकालनी है, 100 की वैल्यू, और ये तुम्हारा पी का वैल्यू है। आपने आंसर देख लिया होगा, आप अगर काटेंगे तो ये पूरा वैल्यू कट जाएगा आपका 100 से, यानी जो पी की वैल्यू है वो 10,000 रुपया है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी अगर आप चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 की पावर n। ये आपका जो फर्स्ट मेथड हो गया, और ये तरीका है वो सेकंड मेथड का तरीका है। जो भी आपको अच्छा लगे कर दीजिए। अमाउंट कितना दे रखा है, 13310। पी आपको निकालना है तो इस पी को नीचे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अगर हम आर को 10 मानते हैं, 10/100 यानी कि 10, तो 10 + 1 11/10 यानी 11/10 की पावर कितना, n की वैल्यू आ गई 3। 13,310 बटा पी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1331/1000। अगर आप देखें काटते हुए तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी 10 से, यानी पी की वैल्यू आ चुकी है 10,000 रुपया। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप अप्लाई कर लीजिए। आसान सवाल था, इसको मुश्किल नहीं बोलेंगे। आकाश अपने घर से स्कूल की तरफ दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर हिस्सों में 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड जो होता है ना, ये टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस को मान ले 3D, अगर हम डिस्टेंस को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 3D के बराबर है। ठीक है, 3D क्यों माना हमने, क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी डी 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 मान लेंगे हम। एक हिस्सा डी हो गया, दूसरा हिस्सा डी हो गया और तीसरा हिस्सा भी डी हो गया। तो पहले हिस्से को 5 के स्पीड से, अगले हिस्से को 10 के स्पीड से और तीसरे हिस्से को 15 के स्पीड से चला। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर और टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम बोल सकते हैं ना। अब ये काम करो, डी कॉमन निकाल के आप काट दो, काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा 3। अच्छा, नीचे क्या बनेगा, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा एलसीएम आपका 30 बनेगा, ये बन जाएगा 6, ये 3 और ये 2। बोलिए, 30 चला जाएगा ऊपर यानी कि 90, 6 3 9 और 2 11। काट पीट करते रहिए, 11 8 88, 2 इंटीजर, सॉरी 8 इंटीजर 2/11, यही आपका किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा स्पीड। आगे बढ़े, 13 नंबर सवाल पे आते हैं। 12 महिलाएं और 16 पुरुष किसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 12 महिलाएं मतलब फीमेल
प्लस 16 पुरुष यानी कि मेल इंटू करेंगे 11 दिन में काम कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। मतलब आपसे आसान भाषा में अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं डायरेक्टली मेल और फीमेल का, तो आपसे कह रहा है कि अगर फीमेल दुगुना समय लेती है मेल से, यानी कि एफिशिएंसी फीमेल की आधी होगी मेल से, बोल सकते हैं ना। यानी यानी आपसे कह रहा है कि तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 16 पुरुष आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है भाई, ओके। तो इस इफिशियंसी को अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे। फीमेल का मतलब 1 है तो 12 गुना 1 16 गुना 2 यानी कि 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 इंटू 11। मेल का मतलब 2 यानी कि 16 में 32। टाइम निकाल दीजिए। निकाल लेंगे, मैं कर लेता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप 4 से काटेंगे ना तो 4 अठे 32, ये 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स, यानी कि 121 इधर, 8 को नीचे ले आओ, तुम्हारा टाइम आ चुका है 121/8 दिन। आगे बढ़े। 14 नंबर सवाल क्या कहता है। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, मतलब 4 की वैल्यू को 3 कर दिया गया। रेशियो आपको निकालना, कमी का प्रतिशत, कमी कितना हो गया 1 आउट ऑफ 4, इसी को हम लोग कितना बोलते हैं 25%। वाहियात सवाल। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर पे आते हैं। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। इसका यही मतलब होता है कि नीचे का सीपी और ऊपर का एसपी, यानी मैं कह सकता हूँ कि सीपी अगर 3 है, 3 से बढ़ के 4 हो गया, तो लाभ परसेंट याद कीजिए, यानी कि कितने का प्रॉफिट 1 आउट ऑफ 3, इसी को बोलते हैं हम लोग 33 इंटीजर 1/3%। आगे बढ़ेगा, फिर से आसान सवाल। 16 पे आते हैं। दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है। ये वही संख्या का जोड़ा होता है जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होता और उनके बीच का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर दो नंबर्स के बीच का एचसीएफ अगर 1 हो और उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, बात एक ही है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 हो तो इसका यही मतलब हुआ कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जो आप कह लीजिए वही आपको अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन फैक्टर कितना 21 कॉमन फैक्टर है, नहीं हो पाएगा, हमको कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 चाहिए। यहाँ देखेंगे 9 से कट जाएगा पूरा, 9 कॉमन फैक्टर है। यहाँ देखेंगे तो 3 कॉमन फैक्टर है, एक से अधिक है ना तीनों, यानी कि तीनों नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। सो दिस इज द पेयर ऑफ असहभाज्य संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। दो एथलीट है ए और बी, एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के एक गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। इस सवाल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, फिर भी एक बार हम करके देखते हैं। ये देखो, ये तुम्हारा सर्कुलर ट्रैक हो गया और इस ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है 1800 मीटर। 1800 मीटर आपसे कह रहा है कि एक ही आरंभिक बिंदु है, दोनों का बिंदु मान लिया हमने कि ये वाला आरंभिक बिंदु हो गया और दोनों दौड़ना शुरू करते हैं 9 मीटर पर सेकंड से और 6 मीटर पर सेकंड के, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का उल्टा। यानी कि अगर एक को हम दौड़ा दे इस साइड, ए को जो कि 9 मीटर पर सेकंड है और बी को हम दौड़ा दे इस साइड जो कि 6 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे एक बात बताओ, एक ही बार दौड़ना है ना, एक ही बार दौड़ना है, तो बी इस साइड दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, ए इस साइड दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, कहीं जाके सिर्फ मुलाकात हो जाएगी इन दोनों की, यहाँ ए प्लस बी दोनों की मुलाकात हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे। तो सिर्फ एक ही बिंदु होगा ना, ए प्लस बी का सिर्फ एक बिंदु मुलाकात होगी। इसके बाद क्या होगा, मिलने के बाद ए चला जाएगा इस साइड, बी आ जाएगा इस साइड, नहीं फिर दोबारा मुलाकात तो होने की संभावना ही नहीं है। दोबारा मुलाकात होने की संभावना ही नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो एक को गलत किया हुआ है, रेड जोन में है, और 5 को सही किया हुआ है, 5 को सही किया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है या फिर कुछ क्वेश्चन का सेंटेंस में कुछ गलत लिखा हुआ है।
ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि विपरीत दिशा में चलते हुए सिर्फ एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे। अलग अलग बिंदु मिलने का मतलब कुछ होता ही नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने कुछ गड़बड़ी की होगी तो आप मुझे एक बार बताना कि हमने क्या गड़बड़ी की है, कमेंट कर देना आप, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक पंखे का जो अंकित मूल्य है ना, वो उसके क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। अगर सीपी तुम्हारा 100 है ना, तो एमपी कितना हो जाएगा भाई, 125। तो आपने कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट अगर दी जाती है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। अगर इसका हम 12% छूट दें तो एमपी का अगर आप निकालेंगे 1% तो कितना हो जाएगा, 1.25। अगर आप निकालेंगे 12% तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 का 12 और 3 15। यानी कि एसपी जो है ये 15 रुपया डिस्काउंट देने के बाद बनेगा, मतलब कितना पे सेल हो जाएगा, 110 रुपया में। अब खुद ही बताओ, अगर खरीदा तुमने 100 में और बेचा आपने 110 में, कितने का प्रॉफिट है, तो आप बोलेंगे 10% का। सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। नंबर 19 पे आते हैं। एक बेलन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा रेडियस, 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आयतन निकालना है, बिल्कुल ठीक है। 2πr इंटू एच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, जब भी रेडियस 7 होता है ना, तो 2πr की वैल्यू होती है 44, मतलब लिख सकता हूँ 44 इंटू एच इज इक्वल टू 220, यानी एच की वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। आपको निकालना है बेलन का आयतन, तो वॉल्यूम होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो जैसे हमने 2πr का वैल्यू याद किया था 44, ठीक वैसे ही पाई आर स्क्वायर का वैल्यू होता है 154। कब, जब रेडियस की वैल्यू होती है 7। बाकी आप चाहो तो गुना करते रहो, मैं देखते रहो। 770 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 पे आते हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो 6750 के बराबर है। उनका एलसीएम अगर फिटना है, यदि संख्याओं के बीच का जो अंतर है उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। आपको मालूम है कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है ना जी। तो ये आपको दे रखा है 6750, एलसीएम दे रखा है 450, तो हम क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 0 खत्म, 9 पचे 45, 9 सत्तर 63, 9 पचे 45, यानी कर दिया, कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू आने वाली है 15। अगर एच की वैल्यू 15 आ गई, तो आपसे कह रहा है कि एच का जो वैल्यू है ना महत्तम समापवर्तक के बराबर वैल्यू किसका है, उसके बीच का अंतर। यानी मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 15, और ए बी का वैल्यू मालूम है आपको पहले से, ए बी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 6750। यहां से आपको छोटी वैल्यू निकालनी है, छोटी संख्या निकालना है, मतलब कि बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बढ़िया सवाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बी कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए, बी कैसे निकालेंगे। दो वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर अगर मैं ये बोलूं कि एचसीएफ दोनों का अगर 15 के बराबर है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में कितना है, 15। ये तो फॉर्मूला लगा देंगे अलजेब्रा वाला, या फिर कुछ शॉर्टकट तरीका मैं ढूंढ रहा हूं मन में। अगर एचसीएफ 15 है ना, तो यहां से कुछ और लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, अगर, हाँ कुछ और भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी के बराबर होता है। बोलिए होता है ना। मैं यहाँ से क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ए प्लस बी मिल जाए और फिर बी निकालना मुझे आसान हो जाए। तो अगर मैं ए माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा 225, बनेगा ना भाई, 15 का स्क्वायर। और 4 से अगर मैं गुना कर दूं ए बी में, तो कितना हो जाएगा। अगर ये 7000 होता तो 7 को 28,000 होता, लेकिन 250 कम है, तो 250 गुना 4 यानी कि 1000 और कम कर दो, यानी कि बन जाएगा 27,000। क्लियर है क्या, ये बन जाएगा 27,225। ये कुछ और नहीं बल्कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू है, होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, तो ये अंडर रूट 27225। हमने लेंदी कर दिया क्या, कोई बात नहीं, जितना लेंदी उतना दिमाग बढ़ेगा, उतना हम लोग सीखेंगे कुछ नई नई बातें, कोई बात नहीं। वर्गमूल सीख लेते थोड़ी देर के लिए। 27225,
आप निकालते वर्गमूल, बिल्कुल ठीक। 2 जोड़ी, एक और 0 लगा दो, 2 जोड़ी। 1 1 T1 हो गया, कितना हो जाएगा 172, ये बनेगा आपका 2, 5 5 6 6, 6 6 करूँ क्या? 6 6 करूँ तो अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा 1 आया था पहली बार में, ये कितना आ रहा है 6 और 6 यानी कि 36, 3 12 और 3 15, बिल्कुल ठीक। 60 70 ये बन जाएगा 1625, और ये बनने वाला है 32, ये बनने वाला है 32। यहाँ हम काटे थे 6 से, तो अगर मैं 5 से करूंगा, 5 से करूंगा 3 5 15, हाँ बिल्कुल कट गया आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि 5 और वर्गमूल कितना आ गया 165। तो जो वर्गमूल आया यही तुम्हारा a प्लस बी का वैल्यू है 165। अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी मालूम और a माइनस बी मालूम, तो हमको अगर b निकालना है छोटी वैल्यू, तो दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे, यानी कि 150 का हाफ करेंगे ना। आंसर कितना आ गया 75। बेशक हमने लेंदी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये शिफ्ट आपको अच्छा लगा होगा, ये सेट सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को एक बार लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सपोर्ट करते हैं मेरे भाई को, ठीक है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।